हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी वाला। मैं हूं गरिमा और आज हम देखने वाले हैं 24 और 25 अप्रैल का करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स क्लासेस यूपीएससी प्रीलिम्स एंड यूपीपीसीएस प्रीलिम्स मेंस एंड इस तरह के जो अन्य एग्जाम्स हैं उनके लिए डिजाइंड है। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा, तो वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो लोग यूपी पीसीएस का पेपर दे रहे हैं उनके लिए, है ना, क्योंकि यूपी में पहली लिथियम आयन की रिसाइकलिंग प्लांट बनने जा रहा है। ठीक है, जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं उनकी रिसाइकलिंग की जाएगी यूपी में। इसी तरह से जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स होती हैं, ठीक है, उनकी भी रिसाइकलिंग होगी। तो इसके लिए प्लांट बनने जा रहा है, यूपी का पहला प्लांट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांसेस हैं। ठीक है, तो एक संस्था है, एक जो कंपनी है, कौन सी कंपनी बना रही है, तो नाम आपको ध्यान रखना है, रॉक लिंक। ठीक है, रॉक लिंक इंडिया नाम की कंपनी है, जर्मनी की है एक्चुअली ये कंपनी रॉकलिंग ग्रुप। तो उसकी इंडियन सब्सिडियरी है रॉकलिंग इंडिया। ठीक है, तो ये कंपनी यूपी में अपनी पहली लिथियम आयन बैटरी और रेयर अर्थ जो मैग्नेट होती है उनकी रिसाइकलिंग फैसिलिटी बनाएगी। ठीक है, कहाँ बनाएगी अब? ठीक, तो ये बनाएगी बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में सिकंदराबाद में। ठीक है, जो वहाँ पे यूपीएसआईडीसी का इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र जो है, वहां पर इसे बनाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, कुछ नाम आपको ध्यान रखने हैं, जैसे सिकंदराबाद याद रखना है, बुलंदशहर याद रखना है ना। और ये है कहाँ? तो अगर आप मैप में देखेंगे तो ये आता है वेस्टर्न यूपी में। ठीक है, ग्रेटर नोएडा के पास। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें क्या है, अभी कैपेसिटी वगैरह हल्का हल्का पढ़ लेंगे, है ना, लेकिन आपके लिए मेजर जो काम की बातें हैं, कहाँ लग रहा है और कौन सी कंपनी लगा रही है। ठीक है, तो जो मेन आपके पॉइंट है सिकंदराबाद और बुलंदशहर, और दूसरा है रॉक लिंक इंडिया। ठीक है, ये दो जगह से यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक, तो इनिशियल कैपेसिटी होगी इसकी 10,000 टन, एक साल में 10,000 टन लिथियम आयन बैटरीज का ये रिसाइकलिंग करेगी। ठीक, देखो रिसाइकलिंग करने का क्या मतलब है, अभी क्या होता है ना, जैसे बैटरी है, बैटरी से हमें वो खराब हो गई, उसकी एज जो है कंप्लीट हो गई। ठीक है, या इस तरह के अन्य जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो उपकरण होते हैं उनमें ये यूज होते हैं। ठीक, तो आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का उपकरण वेस्ट हो जाता है उसको फेंक देते हैं, है ना, या फिर वापसी कर देते हैं, जो भी करें, लेकिन हमें उसको रिसाइकिल तो करना पड़ेगा। ठीक, तो वो रिसाइकिल करके हम वापस से लिथियम निकालेंगे, वापस से उनमें से रेयर अर्थ निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपको यही काम यहाँ पे किया जाएगा। ठीक, तो अगर हम लिथियम की बात करें तो 10,000 टन लिथियम आयन बैटरीज को रिसाइकिल किया जाएगा, और ऐसे ही 60 टन पर मंथ रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो होती हैं ना, उनको यहाँ पे रिसाइकिल किया जाएगा। ठीक है, जो इसकी जो ये वाली है रेयर अर्थ वाली, ठीक है, रेयर अर्थ वाला जो प्लांट है वो अभी काम करना बाकी है, और जो दूसरा प्लांट है लिथियम आयन बैटरी वाला वो शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ये यूपी के लिए एक बड़ी चीज क्यों है? एक तो इसकी लोकेशन है ना, सिकंदराबाद कहाँ पे है, जैसे मैंने आपको बताया, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के पास में है। नोएडा दिल्ली एनसीआर वाले इलाके के पास आता है ना। तो अब इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर है। ठीक है, तो जब वो कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती हैं तो उनका कुछ वेस्ट रह जाता होगा, तो वो जो वेस्ट है वो यहाँ पे जो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका वेस्ट प्रोडक्ट जो होंगे वो यहाँ पे रिसाइकल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे एक तो इसकी लोकेशन अच्छी है कि एकदम नोएडा के पास में है। दूसरा है ईपीआर कंप्लायंस। ईपीआर क्या होता है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अगर आपने ई वेस्ट रूल्स पढ़े हो, ई वेस्ट रूल्स, ठीक है, तो उसमें है कि देखो जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आपने अगर मोबाइल फोन खरीदा, फिर आपका वो मोबाइल फोन काम करना बंद कर दिया और आपने उसको फेंक के दूसरा मोबाइल ले लिया, है ना, तो आपने जो वो ई वेस्ट जनरेट किया उसको ठिकाने लगाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है? जिस कंपनी ने वो मोबाइल बनाया था। ठीक है,
तो अब वो कंपनी क्या करेगी, वो आपसे वो मोबाइल जो आपका पुराना मोबाइल है वो वापस ले लेगी। आपने देखा होगा कि कई कंपनियां ऐसे ऑफर लाती हैं ना कि पुराना मोबाइल दो और नया ले लो, ठीक है। और नहीं तो भी खराब से खराब मोबाइल भी हो तो आपकी कुछ कीमत में वो वापस ले लेते हैं, ठीक। तो वो कहाँ पे जाएगा, रिसाइकलिंग फैसिलिटी में जाएगा और रिसाइकल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो ये प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर है ना, उनके पास जो मोबाइल वापस आएंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी उपकरण या जो बैटरीज हैं, अभी हम लिथियम आयन की बात कर रहे हैं बैटरीज की, तो जो बैटरीज वापस आएंगी उनको क्या करेगा, ये रिसाइकिल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये EPR कंप्लायंस भी है। फिर है क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी, है ना। हमने अभी देखा यहाँ पे रेयर अर्थ की फैसिलिटी भी है कि जो रेयर अर्थ मैग्नेट है उनका भी रिसाइकलिंग की जाएगी, उनमें जो भी रेयर अर्थ मटेरियल्स होंगे उनको निकाल लिया जाएगा, ठीक है। बाकी के जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उनको हटा दिया जाएगा, ठीक। तो अभी ये जो रेयर अर्थ है इसके लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं, चाइना से मंगाते हैं, है ना, और चाइना कभी भी इनकी सप्लाई बंद कर देगा। और जो ये रेयर अर्थ है ये सोल है जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। पूरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री है वो रेयर अर्थ पे ही टिकी होती है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, नए तो चलो मंगा ही रहे हैं, नया आयात तो हम कर ही रहे हैं चाइना से, लेकिन जो हमारे पास खराब वेस्ट पड़ा है अगर हम उसमें से भी रेयर अर्थ निकाल लें, है ना, ये जो मिनरल्स हैं इन्हें निकाल लें, तो हमारी डिपेंडेंसी क्या होगी, चाइना पे कम होगी, ठीक है। तो इस लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट है। तो चूंकि यूपी का है तो आपके लिए काम का है अगर आप यूपी पीसीएस का पेपर देने हैं, ठीक। तो आपसे पूछा जा सकता है, मैंने बताया आपसे 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, है ना। क्या क्या कि एक तो कौन सी कंपनी है, तो कंपनी है रॉकलिंक इंडिया, और दूसरा क्या बन सकता है कि कहाँ बनाया गया है, तो सिकंदराबाद में, ठीक है, सिकंदराबाद बुलंदशहर का इलाका, ठीक है। इसके बाद है देखो, इंडिया रशिया में एक ऐतिहासिक पैक्ट हुआ है, रेलॉस पैक्ट, ठीक है। रेलॉस का क्या मीनिंग है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। अब हम क्या करेंगे, रशिया के साथ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। जो हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, है ना, उसे हम डीप स्ट्रेटेजिक री एंकरिंग रिलेशनशिप में जो है बदलने जा रहे हैं, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है ना, मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली ये पैक्ट ना 2025 में ही साइन हो गया था, ठीक। दिसंबर 2025 में साइन हुआ था, रेटिफाई हो गया, और अब ये ऑपरेशनलाइज होगा, ठीक है, अब ये व्यवहार में आएगा। इसका क्या मीनिंग है, ये क्या पैक्ट है और क्या इसके मायने हैं, इसको समझते हैं। पहला तो ये 5 साल तक काम करेगा, ठीक है, 2026 से 30 तक काम करेगा, और अगले 5 साल के लिए भी इसमें ऑटोमेटिक एक्सटेंशन का क्लॉज है ना, कि एक 5 साल पूरे होते ही अगले 5 साल के लिए काम करने लगेगा, ठीक है। तो लॉजिस्टिक्स पैक्ट है तो ये क्या है, इसको समझते हैं, है ना। लॉजिस्टिक्स मतलब होता है सामान, ठीक है। हम रशिया का चीजें यूज करेंगे, रशिया हमारी चीजें यूज करेगा, ठीक है। क्या क्या, पर्सोनल्स, एसेट्स, ठीक। हम अपने पर्सोनल्स को वहां पे डिप्लॉय करेंगे, हम 30,000 मिलिट्री पर्सोनल्स को, 5 वॉरशिप्स को, 10 फाइटर एयरक्राफ्ट को एक दूसरे की टेरिटरी में जो है डिप्लॉय करेंगे। हम अपना सामान रशिया भेजेंगे, हम अपने लोगों को रशिया भेजेंगे, रशिया वाले इंडिया में भेजेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या है, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि शुरुआत में क्या होता था, मुद्रा नहीं होती थी, है ना। मानो मैंने आलू उगाया, सामने वाले ने अनियन उगाया, है ना। मुझे अनियन की जरूरत है, उसको आलू की जरूरत है, तो मैं कहूंगी भाई तुम अपना अनियन मुझे दे दो, मैं अपना आलू तुम्हें दे दूंगी, ठीक है ना। तो ये होता है बार्टर सिस्टम, जिसमें हम करेंसी के बिना ही एक दूसरे के सामान के बदले सामान ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो आपको पता होगा, जो ग्लोबल ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है ना। और चूंकि रशिया पे लगा रखे हैं जो अमेरिका है उसने प्रतिबंध, ठीक, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, तो अब ये डॉलर में क्यों व्यापार करेगा ना, इस पे तो प्रतिबंध लगे हैं, तो ये डॉलर को भुनाएगा ही कहाँ पे, ठीक। तो रशिया डॉलर में अब व्यापार नहीं करता। अब रशिया अगर अपनी मुद्रा देगा हमें तो हमारे किस काम की, क्योंकि वो तो और कोई खरीदेगा नहीं, है ना, वो और कोई देश लेगा नहीं। तो हमने रशिया से कहा भाई देखो बार्टर सिस्टम कर लेते हैं, है ना, तुम हमें सामान देना और हम उसके बदले तुम्हें पैसे नहीं देंगे, कोई दूसरा सामान ही दे देंगे, ठीक है। तो इसमें हम म्यूचुअल एक्सचेंज करेंगे, बार्टर करेंगे कॉस्ट एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है।
और जो करेंसी सेटलमेंट है उस पर अपनी डिपेंडेंसी कम करेंगे, ठीक है। जो हमारी मुद्राओं पे हमारी निर्भरता है उसको कम करेंगे, सामान के बदले सामान दे देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस क्या है कि हम हमारे जो मिलिट्री बेस हैं, एयरफील्ड्स हैं, वो आपको यूज करने को देंगे रिफ्यूलिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए और रिप्लेनिश ऑफ सप्लाईज के लिए, है ना, कि एक दूसरे की पहुंच हो, है ना, ईंधन भरने में, रख रखाव में, मरम्मत करने में, आपूर्ति पुनरापूर्ति, है ना, इसके लिए एक दूसरे के सैन्य अड्डों की तक एक दूसरे की पहुंच, ठीक है। तो ये काम भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या पहली बार हमने किसी देश के साथ ऐसा कोई पैक्ट किया है? तो ऐसा नहीं है, यूएस के साथ हमारा पैक्ट है, लेमोआ, ठीक है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये लेमोआ नाम का यूएस का एक पैक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उस पैक्ट में ना हम पर्सोनल्स को नहीं भेजेंगे, ठीक है, ऐसे जो मिलिट्री शिप्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको नहीं भेजेंगे, बार्टर सिस्टम नहीं है, ठीक, वो बहुत ही हल्का पैक्ट है ना, इसके मुकाबले ये इसमें हम काफी आगे गए हैं, ठीक। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, मेंस के लिहाज से भी काम का है, पीटी के लिहाज से भी काम का है। भारत के लिए क्यों फायदेमंद है? भारत इसके बाद आर्कटिक में, है ना, वहां पे हमने कहा ना हम आपके पोर्ट्स को यूज करेंगे, तो वहां पे कुछ स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स हैं जिसको भारत यूज कर सकता है, जैसे मरमांस्क एंड सेवरोमोर्स्क, ठीक है। तो ये दो पोर्ट ऐसे हैं जिसको भारत यूज करेगा, भारत की यहाँ तक पहुंच होगी। और जो भारत की क्योंकि ये पोर्ट आर्कटिक में है ना, ऊपर है, जो साइबेरिया वाला इलाका, ठीक। तो यहाँ पे जो भारत की आर्कटिक पॉलिसी है 2022 की, ठीक, तो वहाँ पे ये हेल्पफुल होगा। इसके अलावा हम चाह रहे हैं कि हम एलएनजी ले आए, है ना, जो यमल पेनिनसुला है वहाँ से एलएनजी लेना चाहते हैं, ठीक, लिक्विड नेचुरल गैस, तो उसको लाने में हमें मदद मिलेगी, ठीक है। और क्या फायदा होगा? देखो जो हमारा रशियन हार्डवेयर है एक्चुअली है क्या, आपने देखा होगा कि भारत पे भी बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए हैं समय समय पे, है ना, लेकिन रूस हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। ऑल वेदर फ्रेंड मीन्स कि भारत का समय अच्छा चल रहा हो या खराब चल रहा हो, रूस हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है, ठीक। तो हमने रूस से बहुत सारा सामान खरीदा हुआ है, तो अब मानो हमने कोई फाइटर जेट खरीदा, ठीक है, और उसने काम करना बंद कर दिया, बहुत साल हो गया ना, मरम्मत की जरूरत है, तो अब उसकी ऑन साइट सर्विसिंग रिस्टोरेशन हो पाएगा, है ना। तो इंडिया के बेस में ही रशिया के टेक्नीशियंस आ जाएंगे, ठीक है, या रशिया के उपकरण आ जाएंगे और वो उन चीज़ों को सही कर देंगे। तो रख रखाव में जो हार्डवेयर है हमारा रशिया से आया हुआ, तो उसको रख रखाव में हमें मदद मिलेगी। इंटरऑपरेबिलिटी कहीं भी आ जाए, इसका मतलब होता है कि आप दूसरे की चीज़ों को यूज़ कर पाओ, है ना, उसकी मतलब एक दूसरे के जो स्ट्रेटेजीज हैं या एक दूसरे की एसेट्स हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, उनको आप यूज़ कर पाओ, आपके चीज़ों को वो यूज़ कर पाए, है ना, एक साथ मिलके ऑपरेट कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम ज्वाइंट एक्सरसाइजेस करेंगे, आप एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, है ना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ मिशंस करेंगे, ठीक है, जो राहत एवं बचाव के कार्य होते हैं उसमें भी दोनों सेनाएं साथ में मिलकर काम करेंगी, ठीक। तो एक बड़ा पैक्ट है ये। तो इस पैक्ट के संदर्भ में क्या स्टेटमेंट टाइप की क्वेश्चन आएगा? इसमें मिलिट्री बेस, पोर्ट और एयरफील्ड तक पहुंच है? हाँ है ना, हम उसके मिलिट्री बेस को यूज कर सकते हैं, वो हमारे को यूज कर सकता है, ठीक है। ये यूएस का जो एग्रीमेंट है लेमोआ उसके जैसा ही है? नहीं, ये यूएस के एग्रीमेंट से बहुत ज्यादा है ना। वहां पे सिर्फ ऐसा है कि रिफ्यूलिंग के लिए आपका वो हमारे यहाँ आ सकता है ना, वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है, इसका स्कोप काफी ज्यादा है, ठीक। इसमें फॉरेन ट्रूप्स भी हैं, तो हाँ, एक दूसरे के इलाके में हम अपने सैनिकों को भी डिप्लॉय कर सकते हैं, उनको भी तैनात कर सकते हैं। यूएस वाले में ये भी नहीं है, ठीक। तो 2 नहीं होगा, 1 एंड 3 आंसर विल बी बी, ठीक है। नेक्स्ट है जो टर्की है, उसने सोशल मीडिया बैन कर दिया है माइनर्स के लिए, जो नाबालिग हैं उनके लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि भाई अब आप लोग जो 15 साल से कम उम्र के हैं, ठीक, वो लोग यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम वगैरह यूज नहीं कर पाएंगे, फेसबुक वगैरह, ठीक है।
और देखो आपने देखा होगा प्रीवियस कुछ समय में हम लगातार बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, स्पेन, फ्रांस, यूके में अभी बैन है नहीं लेकिन बात चल रही है, ठीक है। तो ये सारे जो देश हैं ये क्या कर रहे हैं, मतलब हमने भी अपने देश में भी देखा है, ठीक, कि जो सोशल मीडिया है ना उसका एक बच्चों पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, उनकी साइकोलॉजी पे, उनके जो मेंटल डेवलपमेंट है उस पे, ठीक। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बच्चों का जो करियर बनाने का समय होता है, ठीक है, और दुनियादारी को समझने का समय होता है, वो वहाँ पे रीलों में निकाल दे रहे हैं और एडिक्ट हो गए हैं, ठीक। तो अगर हमें हमारे जो डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको सिक्योर रखना है और देश को प्रगति तरक्की करानी है, तो फिर हमें बच्चों को, जो ये युवा पीढ़ी है, इसको इनसे थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, ठीक है, कुछ समय के लिए ना। आप कंप्लीटली तो अलग नहीं रख सकते, लेकिन कुछ समय के लिए, जब तक वो इसके खतरों को समझने लायक ना हो जाए, है ना। तो बहुत सरकारें इस तरह के बैन लगा रही हैं, उसमें से एक नया बैन लगाया है टर्की की सरकार ने, ठीक है, तुर्की की। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड की पहली न्यूक्लियर वेस्ट का जो है वॉल्ट बनने जा रहा है, परमानेंट न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्ट की एक जगह है, वहां पे न्यूक्लियर वेस्ट को बंद करके छुपा के रख दिया जाए, ठीक है। अभी क्या होता है, हम उसे समुद्र में डाल देते हैं, लेकिन कहीं पे भी आप उसे रखो न्यूक्लियर वेस्ट को, खतरा रहता है ना, क्योंकि उसमें से क्या निकल रहा है, रेडिएशन निकल रहा है, और वो रेडिएशन ऐसे हल्का फुल्का नहीं है ना, रेडिएशन काफी हानिकारक है, ठीक। अगर उसके संपर्क में कोई जीव जंतु आ रहा है या वो वाटर में मिल जा रहा है तो बहुत बड़े स्तर पे तबाही मचा सकता है, ठीक। तो ये एक जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना हमारी, अब हम देखो फॉसिल फ्यूल्स को ज्यादा समय तक यूज कर नहीं पाएंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है। और जो नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके कुछ अपने लिमिटेशंस हैं, है ना। तो अब हमारे पे रास्ता क्या बचा, न्यूक्लियर एनर्जी। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी की एक जो दो बड़ी लिमिटेशंस हैं, एक तो इसका रिस्क बहुत बड़ा है ना, अगर आपके प्लांट ने ठीक से काम नहीं किया तो एक बहुत बड़ी आपदा आ जाएगी। और दूसरा है इसका जो अपशिष्ट है, वेस्ट, इसको कैसे, क्योंकि ये भी रेडियो एक्टिव है ना, इसमें से भी लगातार विकिरण निकल रहा है, तो आप इसको कैसे रोक पाओगे, ठीक है। इसको कहाँ पे छुपाएं, है ना, पृथ्वी पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे इसको छुपाया जा सके। तो एक ऐसी जगह ढूंढ ली है, वर्ल्ड का पहला ऐसा एक वॉल्ट बनाया गया है, कहाँ पे, ओंकालो रिपोजिटरी में, ठीक है। देश का नाम आपको याद रखना है, फिनलैंड, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे बोल्ड होने से रह गया है, फिनलैंड नाम से ही आएगा, है ना। ओंकालो भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे मेन जो आपका नाम पूछा जा सकता है वो है फिनलैंड, ठीक है। तो फिनलैंड ने ऐसी पहली रिपोजिटरी बनाई है वर्ल्ड की, डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटरी, जिसमें परमानेंटली आप न्यूक्लियर वेस्ट को डिपॉजिट कर सकते हो, उसको डिस्पोज कर सकते हो, ठीक है। कहाँ पे है, तो एक आइलैंड है ओल्किलिओटो, ठीक है, ओल्किलिओटो आइलैंड है वहां पे, फिनलैंड का ही आइलैंड है। यहाँ पे फिनलैंड के 5 में से 3 रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर है इस ओल्किलिओटो में, ठीक है। तो वहां पे ये है ओंकालो, ठीक, वहाँ ओंकालो में ये बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ओंकालो में क्या है, देखिए यहाँ पर 1.9 बिलियन ईयर्स पुराना एक मिग्मेटाइट नीस का बेडरॉक है, ठीक है। तो एक शैल है, ऐसे समझ सकते हैं, चट्टान है, उस चट्टान में हम इसको बनाएंगे। उसमें ही क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि देखो इतने साल पुरानी है ना, और उसी अवस्था में है, तो वहां पे सीस्मिक स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब भूकंप वगैरह नहीं आते, है ना, हिली नहीं है वो, ठीक है, इतने सालों से, तो इसलिए वहां पे बनाया जा रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, 5 लेयर डिफेंस सिस्टम लगाएंगे। सबसे पहले तो क्या होगा, आपका जो भी आपने परमाणु ईंधन यूज करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा है ना, उसकी आप रॉड्स बना दोगे, ठीक है। तो सॉलिड रॉड्स बना देंगे। फिर उन रॉड को ना हम जो स्टील होता है या कास्ट आयरन है उसके कैनिस्टर में रखेंगे, ठीक है। फिर उन कैनिस्टर को कॉपर के कैप्सूल में बंद करके रखेंगे, ठीक है, ताकि उस पर जंग कोरोजन रेजिस्टेंस कॉपर कैप्सूल, ताकि जंग वंग ना लगे, ठीक है, मतलब वो हवा के संपर्क में नहीं आए, है ना। फिर उसको हम बेंटोनाइट क्ले में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये जो मतलब एक होल में रखेंगे और उस होल को इस क्ले से, इस मिट्टी से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, भर देंगे पूरी तरह से। इस मिट्टी की विशेषता क्या होती है, जैसे इस पे पानी पड़ेगा ना ये फूल जाएगी,
और फूल के जो भी स्पेस है ये उसको एकदम लॉक कर देगी, ठीक है। तो उसके बाद बाहर का वाटर अंदर के कॉपर तक पहुंच ही नहीं पाएगा, है ना, कि कॉपर को हानि पहुंचा सके, ठीक है। तो ये काम हमने किया है। फिर उसके बाद हम और इसको जो भी ये बना उसको हम कहाँ रख देंगे, इस बेड रॉक में रख देंगे, है ना। ये जो प्राचीन चट्टान है यहाँ पे रख देंगे। तो जैसे ना एक गिफ्ट है, फिर उसको एक और बॉक्स में, फिर एक और बॉक्स में, फिर एक और बॉक्स में, और फिर इस बॉक्स को चट्टान में छुपा दिया, ठीक है। तो ये गिफ्ट नहीं है, ये क्या है, न्यूक्लियर वेस्ट है, ठीक है। इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे मैंने इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे। आपका कर्तव्य का क्या है यहाँ पे, भाई फिनलैंड ढूंढ लो मैप में कहाँ पर है ना। अगर आपको पता है स्कैंडिनेवियन कंट्री है ना, तो अच्छी बात है, आपको उसकी जगह पता है। नहीं पता है तो आपकी अभी ड्यूटी बनती है कि भाई जाकर देखो फिनलैंड कहाँ पे है मैप में। ओके, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, सिंपल क्वेश्चन बनेगा। ये ओंकालो रिपोजिटरी वर्ल्ड की पहली ऐसी परमाणु अपशिष्ट तिजोरी बनाई जा रही है, स्थायी परमाणु अपशिष्ट तिजोरी कहाँ पर है, तो है ये फिनलैंड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईएनएस निरीक्षक गया है हमारा इंडिया श्रीलंका, जो डाइविंग एक्सरसाइज हो रही है 2026 की, वहां पे पार्ट लेने श्रीलंका गया है, ठीक है। तो कोलंबो पहुंचा था ये रिसेंट में। तो डाइविंग एक्सरसाइज हो रही है, क्या है ये, है ना, ये जो आईएनएस निरीक्षक है ये पूछ लिया जाएगा क्या है। तो ये है सबमरीन रेस्क्यू वेसल, ठीक है। जो पनडुब्बी होती है ना उनका रेस्क्यू करता है एक शिप है, इंडियन नेवल शिप, ठीक है। तो ये पहुंचा है कोलंबो के तट पे। इसको लीड कौन कर रहा है, तो कमांडर शैलेश त्यागी हैं, वो 1 हफ्ते तक वहीं पे रहेंगे। क्यों, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका एक्सरसाइज कर रहे हैं, डीप डाइविंग एक्सरसाइज, ठीक। और इस एक्सरसाइज में क्या होगा कि दोनों देशों की सेनाएं जो है अंडर वाटर ऑपरेशंस करेंगी, ट्रेनिंग करेंगी, है ना, इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाएंगी, ठीक है। अभी हमने समझा इंटरऑपरेबिलिटी क्या होती है, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको साझा करेंगी। हमारे पास कुछ अच्छा है तो तुम सीख लो, तुम्हारे पास कुछ अच्छा है तो हमें सिखा दो, है ना, ये होता है बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करना, ठीक है। और ऐसा करके हम क्या मजबूत कर रहे हैं, हमारा महासागर विजन। आपने देखा होगा मैं जब भी ओशन का नाम लेती हूँ, इंडियन ओशन में कुछ भी गतिविधि होती है तो महासागर विजन को जरूर बताती हूँ, है ना। तो क्या है ये, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। यहाँ पे आपसे से इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है प्रीलिम्स में, मैंने इस पे पहले क्वेश्चन बनाया भी हुआ है ना। और मेंस में तो अगर आपका इंडियन ओशन से क्वेश्चन आ रहा है किसी भी पेपर में, वहाँ मैंडेटरी है आपको महासागर विजन लिख के आना है, ठीक है। कंक्लूजन में लिख के आओ, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको लिख कर आना ही है, ठीक है। फिर है हमने भाई गिफ्ट डिप्लोमेसी भी कर रहे हैं हम। गिफ्ट डिप्लोमेसी क्या होता है कि भाई जैसे क्या होता है ना, आप किसी को गिफ्ट दो तो उसको अच्छा लगता है और आपके संबंध मजबूत होते हैं, है ना। तो हमने क्या करा, श्रीलंका के लिए कुछ गिफ्ट लेके गए। ये जो आईएनएस निरीक्षक गया साथ में कुछ गिफ्ट लेके गया। एक तो लेके गया भीष्म। अब ये भीष्म पितामह वाला भीष्म नहीं है, ये भीष्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, ठीक है। ये क्यूब्स हैं, है ना, एक छोटे छोटे से क्यूब्स होंगे, मतलब बहुत छोटे नहीं है एक्चुअल में, ये मेडिकल यूनिट्स हैं, है ना, पोर्टेबल मेडिकल यूनिट्स हैं कि आप कहीं पे भी छोटा सा अस्पताल बना सकते हो, ठीक है, इनके द्वारा, ठीक। तो ये 200 इमरजेंसी केसेस को हैंडल कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसा हो कि कभी कोई युद्ध हो गया या कहीं पे आपको अचानक से या कोई आपदा आ गई, तो आपको अचानक से वहीं पे ही हॉस्पिटल एस्टेब्लिश करना है, तो बस इसको ले जाओ भीष्म को, ठीक है ना। इसके अलावा हमने कुछ एम्यूनेशंस भी दिए हैं उन्हें, गोला बारूद भी दिए हैं, ठीक है, 50,000 राउंड के एम्यूनेशंस दिए हैं, ठीक। तो हम गिफ्ट लेके गए कि भाई खाली हाथ नहीं जाएंगे, दोस्त के घर जा रहे हैं तो, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, आईएनएस निरीक्षक क्या है, ठीक है। एयरक्राफ्ट कैरियर है, नहीं। सबमरीन है, नहीं। डाइविंग सपोर्ट एंड सबमरीन रेस्क्यू वेसल है ना। तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक बनेगा हमारा एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी 2.0, ठीक है। ये क्या है एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी, एशिया की है ना, इंडिया भी एशिया में आता है तो पता होना चाहिए। हाल ही में इसका शिखर सम्मेलन हुआ, समिट हुआ और वर्चुअल हुआ था और हमने वर्चुअली अटेंड किया, ठीक है। भारत इसमें वर्चुअली प्रेजेंट रहा था
ठीक। तो इसमें नाम से देखो थोड़ा थोड़ा स्पष्ट हो रहा है, जीरो एमिशन मतलब कुछ पर्यावरण से रिलेटेड है ना, कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। ठीक है, कम्युनिटी है तो मतलब कुछ देश होंगे, शामिल होंगे। एशिया है तो एशिया के ही देश शामिल होंगे, है ना, और इसकी समिट हुई है। ठीक, तो यहाँ पे अभी तक क्या चल रहा था, हम डिकार्बनाइजेशन पे बात कर रहे थे कि भाई कार्बन उत्सर्जन कम करो, कार्बन उत्सर्जन कम करो, नाम में ही है जीरो एमिशन। अब इन्होंने कहा भाई पूरा एनर्जी रेजिलियंस। ठीक है, क्या हुआ कि देखो भारत ही खाली एनर्जी से नहीं जूझ रहा, जितने भी देश हैं यहाँ पे एशिया के, ठीक, सब में ही क्या हो रहा है, जो एक हॉर्मुज स्ट्रेट जो ब्लॉक हुई है ना, ब्लॉकेड है वहां पे, उससे सारे देशों में ऊर्जा संकट उत्पन्न हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ एशिया के बाकी के देश भी जो है इस संकट से जूझ रहे हैं। ठीक, तो उन्होंने कहा कि भाई डिकार्बनाइजेशन तो ठीक है, हम डिकार्बनाइजेशन के लिए हमने ये बनाया था ग्रुप, कम्युनिटी, लेकिन अब क्या है, हमें एनर्जी रेजिलियंस पे भी बात करनी होगी। तो इन्होंने अपना शिफ्ट कर दिया, ठीक, डिकार्बनाइजेशन से एनर्जी रेजिलियंस की ओर। किसने चेयर किया था इसे, तो जापान के पीएम हैं जो साने तकाइची, उन्होंने इसको चेयर किया था। 11 देशों के लोग इसमें शामिल थे, 5 गेस्ट नेशन थे, मेहमान थे, भारत भी इसमें शामिल था। ठीक है, 11 कौन से देशों का समूह है ये, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, जापान, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ठीक है, तो ये 5 देश इसमें शामिल हैं, ये 11 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, याद करने का देखो क्या तरीका है, यहाँ पे आप देखो कि ऑस्ट्रेलिया है और जापान है ना। आप बाकी के सारे देश देखो तो ये सारे देश कौन से हैं, ये आसियान के देश है ना। इनमें कौन शामिल नहीं है, आसियान में से म्यांमार हटा दो। ठीक है, बाकी के बाकी सारे 9 देश इसमें शामिल है, और 9 में एक ऑस्ट्रेलिया और जापान और जोड़ दो तो बन गए 11 मेंबर। याद रखना आसान है ना। तो इन्होंने कहा कि भाई अब हम इकोनॉमिक और एनर्जी रेजिलियंस पे भी बात करेंगे, क्योंकि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हुई है ना। अब हमें भी क्या नहीं मिल रहा, तेल नहीं मिल रहा, और ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। ठीक, भारत ने कहा भाई ठीक है, भारत ने हाईलाइट किया कि हम भी कमिट करते हैं कि रीजनल एनर्जी सिक्योरिटी होनी चाहिए और जो सप्लाई चेन है वो स्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी होता है तो आप लोग कहते हो मतलब अभी जैसे ईरान और उसमें युद्ध चल रहा है तो हम ये वाले शिप्स को नहीं गुजरने देंगे, हम तुम्हारे शिप्स को नहीं गुजरने देंगे, है ना। सप्लाई चेन स्थिर रहनी चाहिए, कुछ भी तुम लड़ते फिरते रहो, है ना, कोई इशू नहीं है, बट सप्लाई चेन स्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई हम लाइक माइंडेड पार्टनर हैं आपके, लेकिन कोर मेंबर नहीं है ना। तो इसके साथ यहाँ पे ना एक पावर एशिया इनिशिएटिव भी शुरू हुआ, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, स्पेशली आईएएस में पूछा जा सकता है ना, आईएएस का जो सीएस सिविल सर्विस एग्जाम है वहाँ पे ये पूछा जा सकता है। ठीक, तो क्या है पावर एशिया, फुल फॉर्म क्या है, पार्टनरशिप ऑन वाइड एनर्जी एंड रिसोर्सेज रेजिलियंस। ठीक है, ये इसकी जो थीम है, मतलब सॉरी फुल फॉर्म है, वो है पार्टनरशिप ऑन वाइड एनर्जी एंड रिसोर्स रेजिलियंस। ठीक है, तो यहाँ पे 10 बिलियन डॉलर दे रहा है जापान, कि जो देश इससे प्रभावित हो रहे हैं ना, ऊर्जा नहीं मिल पा रही उन्हें इस संकट से, हम उनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 अप्रोच हैं इस इनिशिएटिव की, कि शॉर्ट टर्म में तो भाई जिनको जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है, महंगा हो गया है, और जो भी उनको दिक्कतें आ रही हैं खरीदने में, उनकी मदद कर दो, और लॉन्ग टर्म में भाई अपना कुछ बिल्ड करो। हम ऐसे नहीं रह सकते कि दूसरे ये जो गल्फ कंट्रीज हैं उन पे डिपेंडेंट रहे हैं ना। यहाँ तो कभी भी कुछ भी हो जाता है, हमारे यहाँ संकट हो जाता है बिना बैठे बिठाए, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई स्टॉक पाइलिंग करना ही शुरू करो, है ना, डाइवर्सिफाई करो एनर्जी, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगाओ, बायोफ्यूल, हाइड्रोजन से इनसे बनाओ ऊर्जा। ठीक है, तो लंबे समय में तो ये करो, और अभी जो छोटा है तो जैसे कैसे खरीदो उसको, और जिनके पास पैसों की कमी है उनको हम सपोर्ट करेंगे, है ना। तो ये इसका विजन है, किसका, पावर एशिया इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें से कौन एजेक का मेंबर नहीं है, जापान है, इंडोनेशिया है, इंडिया नहीं है ना। इंडिया क्या है, बस ऐसे ही गेस्ट नेशन था, आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समृद्ध ज्ञान इनिशिएटिव। ठीक, एक WSIS होता है,
ठीक है। वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इसके प्राइज मिलता है इसका, उसके लिए नॉमिनेट हुआ है भारत की ओर से समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव। ठीक है, लास्ट मंथ भी हमने पढ़ा था इस इनिशिएटिव को। ठीक है, और अब फिर से पढ़ रहे हैं तो आप यकीन मानिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके सिविल सर्विस एग्जाम के प्रीलिम्स में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या है ये, किसने अनाउंस किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने अनाउंस किया कि भाई ये वाला जो इनिशिएटिव है समृद्ध ज्ञान इनिशिएटिव, ये WSIS में नॉमिनेट हुआ है। ठीक है, इस इनिशिएटिव को कौन चला रहा है? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है ना, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, उसका ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, और ये जो नॉमिनेट हुआ है ये कौन से किसके लिए हुआ है? तो एक्शन लाइन ALC6 एनेबलिंग एनवायरनमेंट, इसकी जरूरत नहीं है ना, छोड़ सकते हो। ठीक है, ये है क्या? WSIS प्राइजेस क्या है? ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन देता है, जो अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ है, ये देता है। किन प्रोजेक्ट्स को देता है? उन प्रोजेक्ट्स को देता है जो प्रोजेक्ट ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना चाह रहे हैं, है ना। आसान भाषा में ICT का प्रयोग करके आप शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हो, आप स्वास्थ्य को बढ़ावा दे रहे हो, आप महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हो, है ना। जो भी गोल्स हैं, आप गरीबी को दूर करने में बड़ा कुछ मदद कर रहे हो, लेकिन उसमें बस शर्त क्या है? जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसका यूज होना चाहिए, है ना। तो फिर आपको ये प्राइज मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए वोटिंग होती है, जो नॉमिनेट हुए हैं उनके लिए वोटिंग होगी। वोटिंग शुरू हो गई है, 3 मई तक वोटिंग होगी और फिर उसके बाद जुलाई में ये पुरस्कार जेनेवा में दिया जाएगा। तो देखते हैं कि भारत को मिलता है या नहीं मिलता है ना। है क्या ये समृद्ध ग्राम? समृद्ध ग्राम जो हमारा केंद्र है या समृद्ध ग्राम जो योजना है वो है क्या? एक फिजिकल अप्रोच पे आधारित है। फिजिकल क्या होता है? फिजिकल प्लस डिजिटल, है ना, इनको मिला के बना फिजिकल। ठीक है, जहां हम फिजिकल की बात कर रहे हैं, फिजिकल मतलब भौतिक, है ना, तो भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओ और उससे डिजिटल सेवाएं प्रदान करो। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? ठीक, तो इसमें हम भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक समृद्धि केंद्र बनाएंगे। ठीक है, गांव में एक ग्राम पंचायत में एक कम्युनिटी सेंटर होगा, एक हब टाइप का होगा। ठीक है, वो क्या करेगा? लोगों को ट्रेन करेगा, आसपास के लोगों को, है ना, और जो गांव वाले हैं उनको सेवाएं देगा, डिजिटल सेवाएं, है ना। जैसे क्या क्या सेवाएं दे सकते हैं, इन्हें देख लेते हैं। हेल्थ केयर, ठीक है, टेलीमेडिसिन की कंसल्टेशन करा देगा। कोई गांव में बीमार हो गया, बड़े डॉक्टर से सलाह लेना चाहता है ना, वो लेकिन दिल्ली नहीं जा सकता, तो दिल्ली में क्या करेंगे ये लोग? अपॉइंटमेंट कराने में मदद करेंगे और फिर टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन करा देंगे, है ना। एजुकेशन लेना चाहते हैं तो डिजिटल क्लासरूम, है ना, वोकेशनल ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं ऑनलाइन। एग्रीकल्चर में आपको एडवाइजरीज जो दी जाती हैं, है ना, या मार्केट लिंकेज की, आप मार्केट पता कर सकते हो, क्या रेट चल रहा है अपनी फसलों का, ये सब कर सकते हो। गवर्नेंस, ठीक है, जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नेंस की, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, है ना, उन तक पहुंच सुनिश्चित कराई जाएगी इनके जरिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि आप बैंकिंग जो कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विसेज हैं या डिजिटल पेमेंट है वो आप इनके थ्रू करा सकते हो। ठीक है, या ई कॉमर्स। ठीक, तो मार्केट है कि रूरल से अर्बन, आप मार्केट में अपना सामान बेच सकते हो। ठीक, तो ये सब सेवाएं प्रदान कर रहा है। ये सारी सेवाएं कैसी हैं? ये सर्विसेज हैं, डिजिटल सर्विसेज, है ना। लेकिन देगा कौन? एक फिजिकल जो है भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, एक केंद्र बनाया जाएगा, उसे हम क्या कह रहे हैं? समृद्ध ग्राम केंद्र। और अभी लास्ट मंथ ना, जो मार्च में मैं आपको कह रही हूँ, तो वहां पे 3 विलेजेस में बनाए गए थे ये समृद्ध ग्राम केंद्र। उमरियरी मध्य प्रदेश में, नाराकोडुरु आंध्र प्रदेश में और चौरावला उत्तर प्रदेश में, है ना। अगर आपको ध्यान हो तो हमने ये पढ़ा है पहले भी। ठीक है, तो कौन सी स्कीम के तहत इसको बनाया जाएगा? तो स्कीम का नाम आपको ध्यान रखना है भारत नेट, है ना। भारत नेट जो स्कीम है, उसमें क्या है कि हमें जितने भी रूरल एरियाज हैं, गांव हैं, उन्हें ब्रॉडबैंड से जोड़ना है, इंटरनेट से जोड़ना है। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे तो भाई आप सर्विसेज भी दो, है ना। अब उनको तो इंटरनेट चलाना नहीं आता, है ना, आपने इंटरनेट तो पहुंचा दिया,
लेकिन आप उनको नहीं पता कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, कैसे वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज से, ठीक है। तो किसी को उन्हें सिखाना पड़ेगा ना, तो एक केंद्र बना दिया, वहाँ पे आके लोग सीख सकते हैं या ये सेवाएं भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थी योजना, ठीक। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव किस योजना के पर बना है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं, आयुष्मान भारत नहीं, भारत नेट योजना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन आया है, इसकी रिपोर्ट आई है हेल्थ पे, ठीक है। कि जो हाउस होल्ड्स हैं, मतलब कि जो परिवार हैं, वो अपना कितना खर्चा करते हैं हेल्थ सेक्टर पे, है ना। जो स्वास्थ्य है उस पे कितना खर्चा करते हैं, किसने जारी की है रिपोर्ट, एनएसओ ने, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो भारत का एक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है ना, उसने ये रिपोर्ट जारी की है। डेटा कब से कब तक कलेक्ट किया, तो जनवरी से दिसंबर 2025 तक का डेटा है इसमें, ठीक है। तो वहां से इनने पता करा, तो क्या क्या पता चला, ये पता चला कि भाई देखो तकरीबन 13.1% जो भारतीय है ना, वो बीमार हुए हैं लास्ट 15 दिन में, ठीक है। तो लोगों से जब भी ये सर्वे हुआ, तो जब पूछताछ की गई, तो उनसे पूछा भाई पिछले 15 दिन में तुम बीमार हुए थे, तो 100 लोगों से पूछा तो 13 लोग ऐसे थे जो पिछले 15 दिन में बीमार हुए थे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम पिछले सर्वे की, पिछला सर्वे हुआ था 2017-18 में, ठीक है, उसकी बात करें तो जब हमने तब पूछा था तो केवल ये आंकड़ा 7.5% था, 7.5 से बढ़कर 13%, तो लगभग दुगनी सी वृद्धि हुई है ना। दूसरा है कि अगर हम देखें तो जो बीमारी है, मॉर्बिडिटी है, वो किस में सबसे ज्यादा है, तो एल्डरली पॉपुलेशन में, है ना। 43.9% जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो बीमार है, किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ रहे हैं बच्चे, 0 से 4 वर्ष के बच्चे दूसरे स्थान पर हैं जो बीमार हैं, ठीक है। अगर हम डिसीज की बात करें कि रोगों में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं, तो जो बच्चे हैं ना, वो इन्फेक्शन से बीमार हो रहे हैं, है ना, संक्रमण से, श्वसन संबंधी बीमारियां आ गई, खांसी हो रही है, जुकाम बुखार, है ना, इस तरह की। लेकिन जो 30 साल से ऊपर की जनता है, वो खांसी जुकाम से ज्यादा बुखार नहीं हो रही, उसे हो रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, हाइपरटेंशन, ठीक है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ठीक है, हार्ट अटैक, इस तरह की बीमारियां हो रही हैं उन्हें, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, जो महिलाओं की डिलीवरी होती है, तो लगभग 96.2% महिलाओं की डिलीवरी जो है हॉस्पिटल्स में हो रही है ना। पहले ऐसा था, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं था, घरों में होते थे बच्चे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब घरों में जन्म नहीं दिया जा रहा है, एक इंस्टीट्यूशन, एक जो क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, वहां पे बच्चों का जन्म हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा डेटा है आपके मेंस के लिए, सभी डेटा मेंस के लिए काम के हैं, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन रेट जो है वो लगभग 2.9% ही है ना, कम है। हमने देखा कि बीमारी तो बढ़ी लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन रेट नहीं बढ़ा, वो बहुत कम है। कारण क्या है, एक तो हो सकता है लोगों के पास पैसा नहीं है ना, या आपने इंडिया में ऐसा भी देखा होगा कि पहले लोग ना बीमार होने के बाद घरेलू जो उपचार होते हैं उनसे ही सही होने का ट्राई करते हैं ना। तो ये कुछ चीजें हैं। इंश्योरेंस बड़ा है, ठीक है, इंश्योरेंस कवरेज जो है 47% हो गया है रूरल एरियाज में और 44% अर्बन एरियाज में। मतलब कि जो गाँव में लोग रह रहे हैं उनके 47% के पास बीमा है ना, और शहरों में 44% के पास। तो क्या लोग इतने जागरूक हो गए हैं, तो नहीं भाई, सरकार की स्कीम चल रही है ना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत स्कीम, 5 लाख रुपए का बीमा देते हैं, है ना। तो उसमें बहुत सारी जनसंख्या को कवर किया गया है, ठीक है। हॉस्पिटल रिलायंस की बात करें तो भाई जब भी लोग बीमार होते हैं तो 61% लोग पब्लिक, जो मतलब सरकारी अस्पताल हैं, वहां जाना पसंद करते हैं, ठीक है, निजी अस्पतालों में नहीं। तो ऐसा नहीं है कि उनका बहुत भरोसा है सरकारी अस्पतालों पे, उसका एक बड़ा कारण है कि वहां पे खर्चा कम होता है ना, निजी अस्पतालों में खर्चा काफी ज्यादा है, तो ये एक बड़ा कारण है। क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, देखो तो मेनली तो आपके ये ना मेंस में ऐसे वैसे में काम आने वाला है, ठीक है, या फिर आपका जैसे GS2 में सोशल जस्टिस है, वहां पे आप ये सारे फैक्ट्स डाल के आ सकते हैं, सारे नहीं, कुछ कुछ जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, ठीक है। इसमें आपसे कथन वाले तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये जो डेटा है, ये रिपोर्ट है, ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा जारी की गई है, तो सही है।
ये डेटा 2025 में लिया गया था, ये भी सही है ना। इसमें केवल कम्युनिकेबल डिसीजेस को शामिल किया जाता है, नहीं, हमने एनसीडीज को भी शामिल किया है ना, हाइपरटेंशन और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो 3 गलत है, 1 2 सही है, आंसर विल बी ए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया की एआई हेल्थ लीडरशिप। एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है, फिर से आपके मेंस में ऐसे में बहुत अच्छे से काम आ सकती है आपके, ठीक है। रिपोर्ट क्या है, किसने जारी की है, तो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने इसे जारी किया है, बीसीजी ने। रिपोर्ट का नाम है कंज्यूमर्स आर रेडी फॉर एआई एनेबल्ड हेल्थ केयर, हेल्थ सिस्टम नीड टू बी टू, ठीक है। मतलब कंज्यूमर्स तो रेडी हैं एआई के लिए, एआई एनेबल्ड हेल्थ केयर के लिए, अब हेल्थ केयर को भी एआई एनेबल्ड होना पड़ेगा, है ना। तो इसमें बहुत बहुत अच्छी बात की कि भाई भारत की जो जनता है वो ग्लोबल लीडर की तरह भारत उभर रहा है एआई सिस्टम के अडॉप्शन में, है ना। तो तकरीबन 15 देशों के 13,000 लोगों से बात की गई, है ना। तो उसमें जो इंडिया वाले थे ना, इंडिया वाले लगभग 85% लोग जो थे उन्होंने ये बात कही कि हम एआई को यूज करते हैं हेल्थ केयर में, है ना। कि कोई दिक्कत हुई तो पहले चैट जीपीटी से पूछ लो कि भाई मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्या क्या बीमारी हो सकती है, क्या क्या इलाज कराना पड़ सकता है ना। तो 85% जनसंख्या पूछ रही है। यहाँ तक कि यूएस और यूके, जापान की भी नहीं, जापान की तो केवल 34%, और टेक्निकल देश है, डेवलप्ड कंट्री है ना, उसके बावजूद भी वहां पे इतना कम है डेटा, ठीक है। तो ये नंबर काफी कम है, ग्लोबल एवरेज 60% का है, भारत उससे भी ऊपर है ना, 85% के, ठीक। क्यों भाई, क्योंकि भाई हमारा युवाओं का देश है ना। जो देखो युवा होते हैं ना, एक कच्ची, जो आपने देखा होगा जो पेड़ होता है ना, तो आप पौधे का टहनी लो, पौधे की टहनी कोमल होती है, आसानी से मुड़ जाती है ना। वहीं कोई वृक्ष है, उसकी टहनी को मोड़ोगे तो वो टूट जाती है। कारण पता है क्या है, जो युवा चीज होती है ना वो आसानी से ढल जाती है ना। लेकिन जो बुजुर्ग हो गई है वो चीजों को अपना नहीं पाती, नई चीजें आसानी से अपना नहीं पाती, नई चीजें अपनाने के क्रम में टूट जाती, ठीक है। तो ऐसे ही भारत की युवा जनसंख्या है, युवा जनसंख्या जेंजी, जेंजीज है यहाँ पे, मिलेनियल्स है यहाँ पे, ठीक है। और जो जेंजी हैं 78% जेंजी एआई का यूज कर रहे हैं, 71% मिलेनियल्स एआई का यूज कर रहे हैं, और युवा आबादी ने बताया है भारत को एआई फ्रेंडली देश, है ना। तो ये ध्यान रखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं हम। तो भारत का एआई हेल्थ अडॉप्शन रेट ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा है, तो हाँ भाई ग्लोबल 60 है, हमारा 85 है, ज़्यादा है। इंडिया अडॉप्शन रेट इज लोअर देन डेवलप्ड कंट्री के रेट से कम है, तो नहीं भाई हमारा उनसे भी ज़्यादा है, तो आंसर बनेगा A1 ओनली, है ना। नेक्स्ट है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, ठीक है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया जा रहा है 2026 का, ठीक है। इसे ग्रीन नोबेल प्राइज कहते हैं, ठीक। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इसकी जितनी भी विजेता है ना सारी महिलाएं हैं। नाम याद नहीं रखने हैं मैंने, इसलिए लिखे भी नहीं, है ना। तो आपको नाम नहीं याद रखने, बस उसमें ऐसे ही आएगा कि सारे सभी श्रेणियों के पुरस्कार महिलाओं को ही मिले हैं, है ना। तो ये बात सही है। 1989 में ये पुरस्कार स्थापित हुआ, किसके द्वारा, गोल्डमैन एनवायरमेंट फाउंडेशन नामक संस्था है उसने इसे स्थापित किया। ये क्या करता है, जो 6 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, जो 6 महाद्वीप हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया वगैरह, यूरोप, अमेरिका, तो उनसे क्या करता है, वहां से किसी एक एक व्यक्ति को चुनेंगे, उनको पुरस्कार देंगे जिन्होंने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में कुछ मदद की होगी, है ना। और मतलब उसमें रिस्क उठाया होगा, एनवायरनमेंट को बचाया होगा, ठीक है। तो ये सारे काम उन्होंने किए होंगे, ठीक। तो ऐसे 6 महिलाओं को इन्होंने चुना, मतलब 6 लोगों को चुना, और वो सारे के सारे 6 लोग क्या हैं, महिलाएं हैं। ऐसा पहली बार हुआ है, नहीं तो क्या होता है महिला पुरुष मिले जुले होते हैं, है ना। तो पहली बार ऐसा हुआ है। इसको ना हम ऐसे भी कह सकते हैं इको फेमिनिज्म, ठीक है, कि महिलाएं आगे आ रही हैं एनवायरनमेंट के लिए, ठीक। तो इको फेमिनिज्म इज अ कीवर्ड दैट यू कैन यूज इन योर मेंस आंसर, है ना। तो मेंस आंसर में आपको तभी मार्क्स मिलते हैं जब ऐसे कीवर्ड्स आप भर भर के लिखोगे, ओके। तो यहाँ पे ये काम आ सकता है थोड़ा सा।
क्वेश्चन कैसे बन सकता है प्रीलिम्स में कि 2026 का जो गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज है वो पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी विनर्स जो है महिलाएं हैं, तो सही बात है। यह यूनेप के द्वारा दिया जाता है, तो नहीं, यूनेप के द्वारा नहीं, गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है ना। तो 2 गलत हो गया, 1 सही है, आंसर विल बी ए। लास्ट टॉपिक है हमारा जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, इस समय भारत के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, है ना, उन्हें क्या मिला है, यूएस आर्मी की ओर से वॉर कॉलेज हॉल ऑफ फेम। ठीक है, तो इसमें उन्हें शामिल किया गया है, एक बड़ा भारत के लिए सम्मान की बात है ना। तो उन्हें पेंसिल्वेनिया में एक यूएस आर्मी वॉर कॉलेज है ना, तो उस वॉर कॉलेज का इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक, क्यों किया गया है भाई, जनरल द्विवेदी इसके पूर्व छात्र हैं, है ना, एलुमनी है, तो पूर्व छात्र रह चुके हैं, इस स्कूल से, इस कॉलेज से पढ़े हैं। ठीक है, और उन उन बहुत सारे नेताओं में शामिल हैं जो इस कॉलेज से पढ़े हैं और अपने अपने देश में अपनी अपनी सेनाओं में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, है ना, मदद कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। क्या ये ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है, तो नहीं, ऐसे तीसरे भारतीय हैं। ठीक है, तीसरे भारतीय, इससे पहले 2 लोगों को और मिल चुका है, 2 आर्मी चीफ्स को, जनरल वीके सिंह और जनरल विक्रम सिंह। ठीक है, इन्हें भी ये पहले ये सम्मान मिल चुका है। ठीक, तो ये क्या थे, यूएस के विजिट पे थे, यूएस पहुंचे हुए थे, किससे बात करने के लिए, तो यूएस आर्मी पैसिफिक लीडरशिप जो है वहाँ की, जनरल रोनाल्ड पी क्लार्क के अंडर में, तो उनसे बात कर रहे थे कि कैसे इंडो पैसिफिक में, भारतीय प्रशांत क्षेत्र में, ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में किस तरह से डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ावा दिया जाए। ठीक, तो इस पे बातचीत के लिए पहुंचे थे, तो वहां पे इन्हें ये सम्मान मिला है। ठीक, क्वेश्चन क्या आ सकता है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी को इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम यूएस आर्मी कॉलेज मिला है, सही बात है, ये पहले ऐसे इंडियन है, नहीं तीसरे हैं, है ना, तो आंसर विल बी A1 ओनली। ठीक, तो हमने देखा आज का लेक्चर यहाँ पे ये समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मंडे की क्लास में। थैंक यू।